मिलेगा। तो इन 8 बड़ी खबरों पर हर अपडेट न्यूज इंडिया पर सबसे पहले आप देख पाएंगे दिन भर। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है, बैठक का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन आज होगा। दरअसल कल जेपी नड्डा ने जीत का मंत्र दिया था। बैठक में चुनावी रणनीति और बूथ मैनेजमेंट पर चर्चा हो रही है। कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष ने संबोधित किया था। 72,000 बूथों को मजबूत करने का लक्ष्य दिया है। कार्यकारिणी के सदस्यों को इस वक्त की बड़ी खबर, 2023 हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 9 राज्यों में, कम से कम 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए 2023 हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा ने यह बयान दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन 2023 में 9 राज्यों में चुनाव लड़ना है और जीतना भी है। ये एक तरीके से लक्ष्य दे दिया है कार्यकारिणी के सदस्यों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। इसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, राज्य प्रभारी मौजूद हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनकी मौजूदगी में कल जीत का मंत्र जेपी नड्डा ने दिया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। तो चुनावी रणनीति पर, बूथ मैनेजमेंट पर चर्चा हो रही है। चुनावी रणनीति और बूथ मैनेजमेंट पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हो रही है। आज इस बैठक का दूसरा दिन है। दरअसल बीजेपी अभी से तैयारियों में जुटी हुई है। करीब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है लोकसभा के चुनाव में और इस वक्त अभी ये जो स्थिति है, इस साल 9 राज्यों में कम से कम चुनाव होने हैं, इसलिए तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी अपने मुश्किल सीटों की पहचान करे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से ही टास्क दिया जा रहा है तमाम पदाधिकारियों को। तो बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, चुनाव का मैनेजमेंट, और सालों पहले, महीनों पहले जो तैयारी बीजेपी शुरू करती है, उसका असर देखने को मिलता है चुनावों में। तो ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको कल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद रहे। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित भी करेंगे। तो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है और इस दिन क्या कुछ खास रहने वाला है ये भी आपको बताएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। वो क्या कहते हैं ये बेहद जानना जरूरी है। कल दिल्ली नगर पालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर में कल से बैठक की शुरुआत हुई थी। बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोड शो किया था, हालांकि मिनी रोड शो था। बैठक में नड्डा ने संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया है। पहले दिन जो संबोधन हुआ जेपी नड्डा का, उसमें संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया है। 2023 और 24 में एक भी चुनाव नहीं हारना, यह लक्ष्य दिया गया है। पीएम ने कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा से भी मुलाकात की। इस दौरान कर्नाटक चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। तो चुनाव को लेकर की तैयारियां हैं। पहले दिन कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कार्यकारिणी में बताया गया है कि क्या कुछ नया बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है उन प्रदेशों में सत्ता पर काबिज होने के लिए और लोगों के बीच पहुंचने के लिए। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को समापन समारोह के दौरान संबोधित करेंगे और उनके संबोधन से ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न होगी। और अब भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में है। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का छठा दिन है आज पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। कल हिमाचल प्रदेश पहुंच जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के नेतृत्व में 123 दिनों तक की भारत जोड़ो यात्रा चली है
और फिलहाल जानकारी है कि होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा आज है। पंजाब में आज छठा दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। कल हिमाचल प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हुजूम देखिए राहुल गांधी के साथ, सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी चलते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आज छठा दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का छठा दिन। होशियारपुर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की खबर है। कल जो है हिमाचल प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। राहुल ने पहली बार आप सरकार पर निशाना भी साधा है। कल उन्होंने जो लोगों को संबोधित किया उसमें केजरीवाल को रिमोट कंट्रोल के जरिए पंजाब में सरकार चलाने का उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि इसका पलटवार भी किया। भगवंत मान ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे जनता ने सीएम बनाया है, आपने चन्नी को सीएम बनाया था। तो भारत जोड़ो यात्रा आज होशियारपुर में है और कल ये यात्रा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। 18 जनवरी तक विधानसभा का सत्र चलना है। आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। कल आम आदमी पार्टी विधायकों ने सदन में हंगामा किया था। एलजी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। बीजेपी ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर लगा करके बीजेपी के विधायक पहुंचे थे सदन में। जबरदस्त हंगामा हुआ था। कल की सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। आज उम्मीद की जा रही है कि सदन की कार्यवाही में विधायी कार्य कुछ होंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाता है देखना बेहद जरूरी है। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। 3 दिवसीय ये विधानसभा सत्र की शुरुआत कल से हुई थी, लेकिन कल जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। बीजेपी ने दिल्ली के पोल्यूशन और कम से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सामने आई है तस्वीरें, उसके आधार पर बीजेपी ने आप सरकार को घेरा था, लेकिन इन सब के बीच एलजी पर भी निशाना साधा है आम आदमी पार्टी ने। तो क्या सदन आज चल पाएगा? बड़ा सवाल यह है। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज क्या कोई विधायी कार्य हो पाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। पहले दिन एलजी को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा होता। आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया था। सोमवार को पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया था और आज उम्मीद की जा रही कुछ विधायी कार्य होंगे। विधानसभा में बीजेपी आप विधायकों ने जबरदस्त नारेबाजी की, इसलिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। पहले दिन 40 से 45 मिनट ही सदन की कार्यवाही चल पाई, लेकिन क्या आज सदन की कार्यवाही चल पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। आपने एलजी पर निशाना साधा था, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ और फिर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। और आजादी के अमृत महोत्सव पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। आइकॉनिक इवेंट सप्ताह की आज से शुरुआत होने जा रही है। नेताजी की याद में साप्ताहिक आयोजन होगा। मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह शामिल होंगे। मणिपुर में 5 स्थानों पर कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए विशेष सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजनों की शुरुआत मणिपुर में 5 स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों से होगी। नेताजी के प्रेरणादायी जीवन और देश के प्रति उनके योगदान को याद करने के लिए नेताजी की 126वीं जयंती पर देश भर में विशेष सप्ताह मनाया जा रहा है। अंडमान निकोबार में भी इसकी शुरुआत होगी। इस दौरान जो आयोजन होंगे वो सीआरपीएफ, केंद्रीय पुलिस, द्वीप प्रशासन और मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों द्वारा मिलकर किए जाएंगे।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 21वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का दूसरा दिन है आज। 20 जनवरी तक दोनों देशों की सेनाएं अपनी ताकत दिखाएंगी। नौसैनिक अभ्यास में उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास, सतह पर गोलीबारी का अभ्यास भी शामिल है। रिप्लेसमेंट और अन्य समुद्री संचालन का अभ्यास भी किया जा रहा है। नौसेना अभ्यास भारत फ्रांस रणनीतिक संबंधों की पहचान है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय और फ्रांस के नौसैनिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ समुद्र में युद्ध कौशल शेयर कर रहे हैं। एक दूसरे से जो तकनीकी तौर पर एक दूसरे के साथ सामरिक सहभागिता है उसे शेयर कर रहे हैं और 20 जनवरी तक ये युद्धाभ्यास समुद्र में चलता रहेगा। जो 21वां द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है जिसकी कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर किस तरीके से लड़ाकू विमान प्रवास भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फ्रांस के साथ भारत ये युद्धाभ्यास कर रहा है और भारत में G20 के तहत 2 दिवसीय थिंक 20 बैठक शुरू हो चुकी है। थिंक 20 बैठक समापन समारोह आज होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल समापन समारोह में शिरकत करेंगे। देश विदेश के 300 से ज्यादा विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं और थिंक 20 बैठक का समापन आज होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। देश विदेश के 300 से ज्यादा विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आज समापन समारोह होगा थिंक 20 बैठक का। आज राज्यपाल की मौजूदगी में थिंक 20 बैठक का समापन होगा। समापन समारोह आज आयोजित किया जाएगा। भारत को G20 की मेजबानी मिली है और इसके तहत बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी के तहत भोपाल में G20 की एक बैठक चल रही है। थिंक 20 की यह बैठक है जिसका समापन आज होने वाला है। और 2024 की रणनीति को लेकर एक्टिव हुए अखिलेश यादव। तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं अखिलेश यादव। केसीआर की जनसभा में शामिल होना है उन्हें। खम्मम में कांति वेलुगु के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। थर्ड फ्रंट को लेकर के चर्चा संभव है, सूत्र ये बता रहे हैं। तो तेलंगाना गए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। वहां पर केसीआर की रैली में वो शामिल होंगे। दरअसल तेलंगाना में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी के तहत केसीआर को अपना समर्थन देने के लिए अखिलेश यादव तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और केसीआर को अपना समर्थन देंगे। थर्ड फ्रंट को लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई है। क्या थर्ड फ्रंट बनेगा फिर से? ये अपने आप में बड़ा सवाल तो है, लेकिन क्या चुनाव से पहले थर्ड फ्रंट जैसी कोई चीज निकल करके सामने आएगी? और अब बात शिवसेना की लड़ाई की। शिंदे गुट ने असली शिवसेना का दावा किया। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट को 1971 के फैसले का दिया गया हवाला। निर्वाचन आयोग आज करेगा इस मामले पर सुनवाई। आज दोनों गुटों के वकील अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। उद्धव गुट और शिंदे गुट में असली शिवसेना को लेकर जंग जारी है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव गुट और शिंदे गुट आमने सामने हैं। मामला कोर्ट तक पहुंचा। वहीं आज केंद्रीय चुनाव आयोग में इस मामले की सुनवाई होगी। आज चुनाव आयोग उद्धव गुट की दलील सुनेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ निर्वाचन आयोग में भी पेंडिंग है। इससे पहले चुनाव आयोग ने शिंदे गुट की दलील सुन ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट, बाला साहेबची शिवसेना की तरफ से जाने माने वकील महेश जेठमलानी ने अपनी दलील में कहा है कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के संविधान में बदलाव करके शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की सोच पर प्रहार किया है। आरोप लगाया है कि 2018 में उद्धव ठाकरे ने एक गुप्त और असंवैधानिक बदलाव किया था जो पूरी तरह से गैर कानूनी था। शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने निर्वाचन आयोग के सामने सुप्रीम कोर्ट के 1971 के एक फैसले का हवाला दिया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले समूह को मूल कांग्रेस के रूप में मान्यता दी गई थी।
निर्वाचन आयोग में आज दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से अपना पक्ष रखा जा चुका है। नेपाल में रेस्क्यू के दौरान ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स से हादसे की वजह का पता चलने की उम्मीद है। नेपाल के पोखरा में हादसा हुआ था। यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान क्रैश हो गया था। प्लेन हादसे में 5 भारतीयों की भी मौत हुई है और फिलहाल जानकारी मिल रही है कि प्लेन के मलबे से ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स से हादसे की वजह का पता चल पाएगा और आखिरी मिनट में पायलट ने प्लेन को बचाने के लिए क्या कुछ किया, प्लेन में किस तरह की खराबी आई, ये सब कुछ रिकॉर्ड ब्लैक बॉक्स में हो गया होगा, ये उम्मीद की जा रही है। और ब्लैक बॉक्स से कम हादसे की असली वजह का पता चल पाएगा। दरअसल 2 दिन पहले पोखरा के पास एयर स्ट्रिप के पास ही विमान हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 72 लोगों की जान चली गई थी 4 क्रू मेंबर्स के साथ, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल थे। हरियाणा के सिरसा में फायरिंग की खबर है। कालांवाली क्षेत्र में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई है और 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। पुरानी रंजिश में गोली मारने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कालांवाली क्षेत्र में ये गोलीबारी हुई है। 4 लोग गोली के शिकार हुए हैं, जिनमें 2 की मौत हो गई है, 2 घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुरानी रंजिश में गोली चलने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गोलीबारी करने वाले लोगों की धरपकड़ के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।